हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ेंगे 9th में को जो रेलवे एनटीपीसी का सीबीटी 2 हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनटीपीसी की सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर एक बार देख लेने चाहिए क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन वो पूछते हैं। और इससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिसेंटली अनाउंस्ड जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ इसरो एंड नासा। यानी इसरो और नासा का रिसेंटली अनाउंस्ड जॉइंट प्रोजेक्ट कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है ISRSA, NISAR, NASA नासा इसरो मिशन या NSAAR। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। आप सारे क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट ज़रूर करें खुद से, ताकि आपको पता चले कि आपको कितनी नॉलेज है। और देख लेते हैं इसका आंसर सही। इसका सही आंसर है BNISAR, इसे या फिर हम इसे निसार भी बोलते हैं। तो नासा इसरो एक सिंथेटिक अपर्चर रडार बना रहा है और निसार जो है वो जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है नासा और इसरो के बीच में। जो सैटेलाइट है वो लॉन्च करी जाएगी सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा में है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे। अगला क्वेश्चन है, MS सुब्बलक्ष्मी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यानी जो MS सुब्बलक्ष्मी जी हैं वो इनमें से किस स्टेट से रिलेटेड हैं। आपके ऑप्शन हैं A आंध्र प्रदेश, B तमिलनाडु, C केरला या D कर्नाटका। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है B तमिलनाडु। जो MS सुब्बलक्ष्मी थी वो फर्स्ट म्यूजिशियन थी जिन्हें भारत रत्न मिला था 1998 में, और शी इज़ द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव ए रेमन मैगसे अवार्ड इन 1974। यानी वो पहली भारतीय म्यूजिशियन थी जिन्हें रेमन मैगसे अवार्ड 1974 में मिला था। तो ये उनके से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिकल 352 भारतीय संविधान का किससे रिलेटेड है। आपके ऑप्शंस हैं स्टेट इमरजेंसी से, नेशनल इमरजेंसी से, फाइनेंशियल इमरजेंसी से या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो एक बार आप खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है B नेशनल इमरजेंसी से। जो आपका आर्टिकल 356 है वो स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड है, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी और 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, यानी संवैधानिक संशोधन। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। यानी इनमें से कौन से जो हैं वो विटामिन सी के रिच सोर्स हैं। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ये। आपके ऑप्शंस हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, B फिश या मीट, C सीरियल्स या D साइट्रस फ्रूट्स। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है D साइट्रस फ्रूट्स। जो विटामिन सी की कमी से हमें जो बीमारी होती है उसका नाम है स्कर्वी, और केमिकल नेम विटामिन सी का क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसके बारे में ये सब भी आ सकता है, आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी काफ़ी इजी से भी क्वेश्चंस आए हैं और थोड़े टफ भी क्वेश्चंस आए हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं A ओम बिरला, B NV रमन्ना, C रंजन गोगोई या D शरद अरविंद बोबड़े। तो आप इसका सही आंसर एक बार खुद से देख लीजिए कौन सा है, और हम देखते हैं। इसका सही आंसर है B NV रमन्ना। जो फर्स्ट चीफ जस्टिस इंडिया के थे उनका नाम था हरिलाल जेकी सुंदास कनिया। तो हरिलाल जेकी सुंदास कनिया जी थे जो फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस थे, और NV रमन्ना जो हैं वो 48th चीफ जस्टिस हैं इंडिया के। इससे पहले जो 47th थे उनका नाम था शरद अरविंद बोबड़े। तो इनका भी नाम आप ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FRMBA। यानी आपको FRMBA की फुल फॉर्म बतानी है। आपके ऑप्शंस है फाइनेंशियल रीजनेबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, B ऑप्शन है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, C ऑप्शन है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिल मैनेजमेंट एक्ट, या D ऑप्शन है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिल मैनेजमेंट एक्ट। तो इसका सही आंसर एक बार देख लेते हैं। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि नॉर्मली हमें नहीं पता होता है, और देख लेते हैं कि इसका आंसर है B फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट आपका पास हुआ था 2003 में। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ लीस्ट एरिया। यानी इनमें से कौन सी कंट्री है जिसका सबसे कम एरिया है। तो आपके ऑप्शन हैं A नेपाल, B पाकिस्तान, C भूटान या D
म्यांमार। तो अगर आपने नक्शा देखा होगा भारत का तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं, और इसका सही आंसर है सी भूटान। तो आप लार्जेस्ट कंट्रीज़ की एक बार लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि एरिया से रिलेटेड आया है तो एक पॉइंट देख लीजिए कि दुनिया में जो सबसे बड़ी कंट्री है वो है रशिया, उसके बाद आता है कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। तो ये सीरीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन विच रीजन ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ कॉल्ड यारलुंग सांगपो, यानी इनमें से किस रीजन में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका नाम यारलुंग सांगपो है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश में, बी बांग्लादेश में, सी असम में, या डी तिब्बत में। तो आप खुद से क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करें, देख लेते हैं सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है डी तिब्बत में। जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र देहांग बोलते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र ही बोलते हैं, और बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। तो आप ये पॉइंट्स भी याद रखें। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। ये क्वेश्चन CBT 1 में भी काफ़ी पूछा गया था, मतलब कि काफ़ी एक बार आया था एक सेट में, और इसमें भी फिर से आ गया है। तो आपके ऑप्शंस है कि यूनिक स्टोरेज बस, बी यूनिवर्सल स्टोरेज बस, सी यूनिवर्सल सीरियल बस, या डी यूनिक सीरियल बस। तो इसका आंसर आप खुद से एक बार ज़रूर देख लें कि क्या है। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर है सी यूनिवर्सल सीरियल बस। तो जो USB होती है, USB ड्राइव होती है, उसे हम यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और फुल फॉर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पिछले CBT 1 में पूछी गई थी और इस बार भी आ सकती हैं, क्योंकि ये भी रिपीट ही हुआ है। तो इसमें है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, या फिर CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो इन सबको भी आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हेन वाज द टाटा एयरलाइंस फाउंडेड। टाटा एयरलाइंस जो थी, जो थोड़ा न्यूज़ में भी थी अभी हाल ही में, वो कब स्थापित हुई थी। तो आपके ऑप्शन है 1942 में, बी 1956 में, सी 1948 में, या डी 1932 में। तो एक बार आप खुद से अटैम्प्ट ज़रूर करें। अब हम देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है डी 1932 में। जो एयरलाइंस थी वो JRD टाटा के द्वारा स्थापित करी गई थी और 1932 में, और टाटा एयरलाइंस के नाम से। फिर बाद में ये टाटा एयरलाइन का नाम बदलकर एयर इंडिया हो गया और गवर्नमेंट ने इसे एनेक्स कर लिया 1946 में, और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। लेकिन फिर से ये दोबारा बिक चुकी है और टाटा ने ही इसको खरीद भी लिया है। तो आप ज़रूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन वाज द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर, यानी हुगली रिवर के किनारे पहली ब्रिटिश फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी। आपको सन बताना है। आपके ऑप्शन हैं ए 1651, बी 1608, सी 1611, या डी 1612। तो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। इसका आंसर है ए 1651। 1608 में ब्रिटिश कंपनी सूरत में आई थी पहली बार। 1611 में इस्टेब्लिश हुई थी ब्रिटिश की पहली कंपनी मछलीपट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश का एरिया है। और 1612 में ब्रिटिश कंपनी की एक फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच कंट्री टॉप द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। तो ये एक अजीब सा क्वेश्चन है। 2020 का इतना पुराना पूछ लिया है, कायदे में नहीं पूछना चाहिए, बट पूछ लिया है तो आप ज़रूर देखें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सी कंट्री ने टॉप करा है 2020 के। तो आपके ऑप्शंस हैं ए नॉर्वे, बी स्वीडन, सी फिनलैंड, या डी आइसलैंड। तो एक बार आप खुद से अटैम्प्ट इसको ज़रूर कर लें। अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए नॉर्वे, और इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी, 131st पोजीशन थी। ध्यान रखिएगा ये 2020 का डाटा है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम नेपाल, यानी नेपाल में से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है। आपके ऑप्शंस हैं ए राप्ती, बी सिंधु, सी सतलेज, या डी ब्रह्मपुत्र। आप खुद से ज़रूर अटैम्प्ट करें एक बार। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए राप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 182। आपको आर्टिकल 182 का सब्जेक्ट मैटर बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए लेजिस्लेटिव असेंबली, बी द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या डी स्टेट लेजिस्लेचर।
तो आप एक बार खुद से ज़रूर एक बार इसको अटेम्प्ट करें। देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी, द चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके बारे में आर्टिकल 170 में लिखा गया है, अटॉर्नी जनरल के बारे में आर्टिकल 76 में लिखा गया है और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में आर्टिकल 168 में लिखा गया है। तो आप 182 में क्या लिखा गया है, चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, आप इसको ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइन, यानी गांधी इरविन जो पैक्ट था वो कब साइन हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं 5 मार्च 1933, 5 अप्रैल 1933, 5 मार्च 1931 या 5 अप्रैल 1931। तो आप एक बार इसको खुद से ज़रूर अटेम्प्ट करें। देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 5 मार्च 1931। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ मंडलास इन ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद में कितने टोटल नंबर ऑफ मंडलास हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं A 10, B 11, C 1028 या D 1048। तो खुद से आप इसको अटेम्प्ट कर लें ज़रूर, वीडियो को पॉज करके देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है A 10 मंडलास होते हैं और 1028 हाइम्स होते हैं ऋग्वेद में। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो त्रैवेदा है वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से मिलके बनता है, यानी इसमें अथर्ववेद नहीं होता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया। इनमें से कौन है जो नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया का फाउंडर है। आपके ऑप्शंस हैं A आनंद शंकर, B शुभेंद्र शंकर, C AR रहमान या D म्यूजिशियन रविशंकर। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार ज़रूर अटेम्प्ट करें। देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है D म्यूजिशियन रविशंकर। ही वॉज अवॉर्डेड विद भारत रत्न इन 1999, इनको भारत रत्न मिला था 1999 में, पद्म विभूषण मिला था 1981 में और पद्म भूषण मिला था 1967 में। तो इंडियन हिस्ट्री के काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं म्यूजिशियन रविशंकर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पाल्म आइलैंड इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, होप आपको पता ही होगा। आपके ऑप्शंस है A सऊदी अरेबिया, B कतर, C यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और D ओमान। इसमें आपको बताना है कि जो पाम आइलैंड्स है वो कौन से देश में स्थित हैं। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है C यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जो पाम आइलैंड्स हैं वो 3 आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं और जिनके नाम है पाम जुमेरा, दिएरा आइलैंड और पाम जेबेल अली। तो ये जो तीनों आइलैंड्स हैं इनको कंबाइनली हम पाम आइलैंड्स बोलते हैं और ये दुबई के कोस्ट पर बने हुए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, इन विच ईयर गोवा डिक्लेयर्ड एज स्टेट ऑफ इंडिया। कौन से साल में गोवा को इंडिया का स्टेट डिक्लेयर करा गया था। आपके ऑप्शंस हैं 30 में 1985, B है 30 में 1968, C है 30 में 1987 और D है 30 में 1989। तो आप खुद से अटैम्प्ट इसको ज़रूर करें। देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है C 30 में 1987 में। तो जो गोवा था वो इंडिया का स्टेट बना था 56th अमेंडमेंट के द्वारा, यानी संविधान संशोधन के द्वारा, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसी संविधान संशोधन में दमन और दीव को भी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस जो है वो भारत के संविधान में वो किस देश से लिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं A आयरलैंड से, B USA से, C ब्रिटेन से या D ऑस्ट्रेलिया से। इस क्वेश्चन को पॉज करके आप ज़रूर अटेम्प्ट कर ले। देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है C ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हमने और क्या क्या लिया है। ब्रिटेन से हमने लिया है सिंगल सिटीजनशिप और रूल ऑफ लॉ भी ब्रिटेन से हमने लिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड। यानी इंटरनेट के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल के ट्रांसफ़र के प्रोसेस को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस है FTS, B FTP या C ITS या D DTP। तो एक बार आप अटेम्प्ट खुद से ज़रूर करें। देख लेते हैं इसका क्या है। इसका आंसर है B FTP। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज़ फिएट मनी। फिएट मनी क्या है आपको बताना है। ये एक करेंसी है जो कि गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि लीगल टेंडर। ये एक बॉन्ड है गवर्नमेंट का जो मार्केट में इशू किया जाता है, या फिर ये कोई क्रिप्टो करेंसी है, या फिर ये एक फिजिकल एसेट है जैसे गोल्ड या सिल्वर।
तो आपको बताना है कि फिएट मनी क्या है। आप एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर कर लें। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये एक लीगल टेंडर है जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, लेकिन इसमें आपको फिजिकल कमोडिटीज़ नहीं आती हैं, ये बस इसको ध्यान रखना है। आपके क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हेन वाज MRTP एक्ट पास्ड, यानी जो MRTP एक्ट है ये कब पास हुआ था। आपके ऑप्शन हैं ए 1989, बी 1979, सी 1969 या डी 1959। तो आपको सही आंसर बताना है। देख लेते हैं हम सही आंसर क्या है। सही आंसर है इसका सी 1969। MRTP जो है वो मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट होता है जो कि 1969 में पास हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। ये क्वेश्चन है, हु वॉज द राइटर ऑफ बुक अष्टाध्यायी। ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। आपको अष्टाध्यायी राइटर जो इस किताब का राइटर बताना है कि कौन है। आपके ऑप्शन हैं ए कालिदास, बी पाणिनि, सी कल्हड़ या डी प्राणजपे। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी पाणिनि। जो काल किताब थी वो प्राणजपे के द्वारा लिखी गई थी और राजतंत्र गिनी थी वो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी, और ये जो अष्टाध्यायी है ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। तो ये आपका आंसर है, आप ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करती हैं, मतलब कि जो आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहलाती हैं वो कौन से महाद्वीप में आती हैं। तो आपके ऑप्शन हैं ए नॉर्थ अमेरिका में, बी एशिया में, सी यूरोप में या डी अफ्रीका में। तो इजी सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ी सी भी ज्योग्राफी की नॉलेज है तो आप आसानी से कर लेंगे। तो इसको आप एक बार अटेम्प्ट कर लेते हैं, देखते हैं सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सी यूरोप में। जो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये 3 कंट्रीज को हम स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं। और नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क के अलावा अगर इसमें फिनलैंड और आइसलैंड भी आ जाए तो इसे हम नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आप ज़रूर याद रखें। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, सिद्धि धमाल जो डांस है वो कौन से स्टेट का डांस है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए झारखंड, बी नागालैंड, सी गुजरात या डी सिक्किम। तो क्वेश्चन एक बार खुद से अटेम्प्ट ज़रूर करें, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सी गुजरात। ये जो डांस फॉर्म है ये अफ्रीका के नेटिव्स लोग हैं जो कि गुजरात में रहते हैं, उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है कि राजतंत्र गिनी इज ए कल्चरल कंपाइलेशन बाय कल्हड़ ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, यानी जो राजतंत्र गिनी एक किताब है जिसे कल्हड़ ने लिखी है, ये इनमें से किसका सांस्कृतिक कंपाइलेशन है, यानी सांस्कृतिक उल्लेख है। तो आपके ऑप्शन हैं रूलर्स ऑफ कश्मीर अप टू 1151 CE, यानी जो कश्मीर के रूलर्स हुए हैं 1151 तक के, उनके बारे में है। बी टाइम पीरियड ऑफ अशोक, इसमें अशोक का टाइम पीरियड के बारे में बताया गया है। सी कंपाइलेशन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, ये भगवान बुद्ध के टीचिंग्स का कंपाइलेशन है। या फिर डी रूलर्स ऑफ पाटलिपुत्र, जो पाटलिपुत्र के रूलर्स हुए हैं उनके बारे में लिखा गया है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है, एक बार अटेम्प्ट ज़रूर कर लें, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ए रूलर्स ऑफ कश्मीर अप टू 1151 CE। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, इन विच रीजन ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड इन इंडिया, इनमें से कौन से रीजन में ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी पाई जाती है। तो आपके ऑप्शन हैं ए नॉर्दर्न प्लेन्स में, बी हिमालयन रीजन में, सी डेक्कन प्लेटू में या डी नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो क्वेश्चन आप खुद से ज़रूर अटेम्प्ट करें, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सी डेक्कन प्लेटू में। जो डेक्कन प्लेटू है आपका, यानी दक्कन का पठार जो है, वहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है, और ये किन किन स्टेट्स में मिलता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य प्रदेश की सॉइल में मिलता है। ये जो सॉइल है ये कॉटन के एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है तेलंगाना गवर्नमेंट का, और इनमें से किस फर्म का, जो कि है डिलीवरी मेडिसिन के लिए ड्रोन्स के द्वारा। तो आपके ऑप्शन हैं ए एस्टीरिया एरोस्पेस, बी ड्रोना एविएशन, सी कैस्टेक एरोस्पेस या डी स्काई एयर मोबिलिटी। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप एक बार खुद से ज़रूर कर लें, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है डी स्काई एयर मोबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि हाउ मच मनी विल बी स्पेंड ऑन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू बजट 2021, यानी
जो बजट आया है आपका 2021 का, उसके द्वारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्रोजेक्ट पर कितने पैसे खर्च किए जाएंगे? आपके ऑप्शंस हैं 50,000 करोड़, बी 25,000 करोड़, सी 20,000 करोड़ या डी 15,000 करोड़। तो आप खुद से क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कर लेते हैं, देखते हैं आंसर इसका क्या है। इसका आंसर है ए 50,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच इंडियन तबला प्लेयर वॉज अवॉर्डेड विद पद्मश्री इन 1998 एंड पद्म भूषण इन 2002? इनमें से कौन सा तबला प्लेयर है जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया 1998 में और पद्म भूषण से नवाजा गया 2002 में? आपके ऑप्शंस हैं ए तलविंद सिंह, बी जाकिर हुसैन, सी हरिप्रसाद चौरसिया या डी रविशंकर। तो आप क्वेश्चन को एक बार खुद से ज़रूर अटेम्प्ट करें, देखते हैं इसका आंसर सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी जाकिर हुसैन। रविशंकर एक फेमस सितार प्लेयर हैं और जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं वो फ्लूट प्लेयर हैं, यानी बांसुरी बजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अनुसार? तो आपके ऑप्शंस हैं ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी कार्बन या कैल्शियम या डी आयरन। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, आप एक बार खुद से ज़रूर अटेम्प्ट करें, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है डी आयरन। जो आपका आयरन होता है वो 8th ग्रुप एलिमेंट होता है, एटॉमिक नंबर इसका 26 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, द फर्स्ट टीचिंग ऑफ बुद्धा इज सिम्बलाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? है इनमें से किसके द्वारा भगवान बुद्ध की पहली टीचिंग को यानी पहले उपदेश को सिम्बलाइज किया जाता है, तो यानी दर्शाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए चैरियट यानी रथ के द्वारा, बी हॉर्स यानी घोड़े के द्वारा, सी व्हील यानी पहिए के द्वारा या डी ईगल यानी बाज के द्वारा। तो आप एक बार इसको ज़रूर अटेम्प्ट करें। इसका सही आंसर है सी व्हील यानी पहिए के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो पहली टीचिंग जो पहली टीचिंग थी भगवान बुद्ध की, उसे हम धर्म चक्र परिवर्तन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि इनमें से कौन से वेंटिलेटर्स जो हैं वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा बनाए गए हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए प्राण, बी ब्रीथ, सी श्वास या डी स्वच्छ। इनमें से कौन सा वेंटिलेटर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा बनाया गया है? तो देख लेते हैं, इसका सही आंसर है ए प्राण। जो वेंटिलेटर है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में बनाया गया है। इसके अलावा आपका वायु और स्वास्थ्य भी वेंटिलेटर्स के नाम हैं जो इसी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जो किताब है रेड अर्थ एंड पावरिंग रेन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन हैं रामचंद्र गुप्ता, बी राम शरण शर्मा या सी विक्रम चंद्र या डी रोमिला थापर। तो ये नाम है, ये ऑप्शंस हैं, आप एक बार खुद से ज़रूर अटेम्प्ट करें, देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी विक्रम चंद्र। विक्रम चंद्र ने लविंग एंड लॉजिंग इन बॉम्बे और सेक्रेड गेम्स जैसे फेमस बुक्स भी लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, हेमिस गोम्पा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू? जो आपका हेमिस गोम्पा फेस्टिवल है ये इनमें से किससे रिलेटेड है? आपके ऑप्शंस हैं ए न्यू ईयर ऑफ बुद्धिस्ट पीपल, जो बौद्ध पीपल होते हैं उनका नया साल है ये, या बी तीर्थंकर संभवनाथ जयंती है ये, सी हार्वेस्ट फेस्टिवल है मिजोरम का, या डी गुरु पद्म संभव जयंती है ये। तो आप एक बार खुद से ज़रूर अटेम्प्ट करें, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुरु पद्म संभव जयंती है। ये जो सेलिब्रेशन है ये बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं बुद्धिस्ट गुरु पद्म संभव जी का, और ये लद्दाख के लोग सेलिब्रेट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 37 है कि अटल टनल इनमें से मनाली से किसको कनेक्ट करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं लेह को या लद्दाख को, श्रीनगर को या जम्मू को। तो आप खुद से इसको ज़रूर अटेम्प्ट करें, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ए लेह को कनेक्ट करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रोहतांग टनल, इसे हम रोहतांग टनल के नाम से भी जानते हैं, और ये सबसे लंबा टनल है 10,000 फीट अबव सी लेवल पे। इंडिया का जो सबसे लंबा टनल है वो कौन सा है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। जो डिफरेंस होता है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का, उसे अब क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए इकोनॉमिक प्रॉफिट, बी मार्जिनल प्रॉफिट, सी एक्सपोर्ट प्रॉफिट या डी इम्पोर्ट प्रॉफिट। तो एक बार खुद से आप अटैम्प्ट ज़रूर कर लें, देख लें इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए इकोनॉमिक प्रॉफिट।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, हु ब्रोक हिज ओन रिकॉर्ड इन 3000 मीटर रेस इन फेडरेशन कप 2021। यानी फेडरेशन कप 2021 में 3000 मीटर रेस की कैटेगरी में किसने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है। आपके ऑप्शंस हैं ए अभिषेक पाल, बी अन्नू रानी, सी अविनाश सावले या डी प्रदीप सिंह। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार ज़रूर अटेम्प्ट करें, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सी अविनाश सावले। जो अविनाश सावले थे इन्होंने ये रेस इस टाइमिंग में, रिकॉर्ड टाइमिंग में कंप्लीट करी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है कि हेपेटाइटिस ए जो बीमारी है वो शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करती है। आपके ऑप्शंस हैं ए लंग्स को, बी किडनी को, सी हार्ट को या डी लीवर को। तो खुद से आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ज़रूर करें, देख लेते हैं सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है डी लीवर को। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एमिट नाइट्रोजन। इनमें से कौन सा पेड़ है जो नाइट्रोजन नहीं छोड़ता है। आपके ऑप्शंस हैं ए बनियन ट्री, बी गुलहर, सी पीपल या डी तुलसी। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से अटैम्प्ट करें, देख लेते हैं। इसका सही आंसर है बी गुलहर। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ जीरो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। यानी सेंसस जनगणना 2011 के तहत किस राज्य में शेड्यूल कास्ट जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल ज़ीरो है। आपके ऑप्शंस हैं ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी सिक्किम या डी गोवा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार अटेम्प्ट ज़रूर करें, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ए नागालैंड में। जो स्लोगन था सेंसस 2011 का वो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है कि कोणार्क सन टेम्पल कौन सी सेंचुरी में बनाया गया था। तो आपके ऑप्शन हैं 11th सेंचुरी में, बी 12th सेंचुरी में, सी 13th सेंचुरी में या डी 16th सेंचुरी में। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सी 13th सेंचुरी में। जो कोणार्क सन टेम्पल है ये उड़ीसा में स्थित है और ये बनवाया गया था कलिंग आर्किटेक्चरल स्टाइल में 1250 CE में। किसके द्वारा? नरसिम्ह देव फर्स्ट के द्वारा। और 1984 में इस टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज अवॉर्डेड विद BBC स्पोर्ट्स वुमेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021। यानी इनमें से किसको BBC स्पोर्ट्स वुमेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं ए शेफाली वर्मा, बी मीराबाई चानू, सी अंजू बीबी जॉर्ज या डी मैरी कॉम। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से अटैम्प्ट जरूर कर लें, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सी अंजू बीबी जॉर्ज। जो वेट लिफ्टर हैं मीराबाई चानू को उन्हें BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला 2021 का, और जो क्रिकेटर हैं शेफाली वर्मा उन्हें इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है कि विच प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज इन बंगाल अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के अंदर कौन सा फेस्टिवल बंगाल में ऑर्गेनाइज हुआ। आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय धरोहर महोत्सव, बी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, सी राष्ट्रीय एकता महोत्सव या डी राष्ट्रीय उत्सव। तो इस क्वेश्चन को खुद से आप ज़रूर अटैम्प्ट करें, देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है आई थिंक इसका सही आंसर नहीं लिखा गया है, टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम खुद से। इसका सही आंसर है बी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। तो मैं इसे टिक कर देता हूँ इसमें, बी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 46 क्वेश्चन नंबर है हु वॉज द फर्स्ट टू एस्टिमेट द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। इनमें से कौन है जिन्होंने सबसे पहले भारत में गरीबी रेखा की को मापा था, यानी एस्टिमेट करा था। तो आपके ऑप्शंस हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजा राम मोहन रॉय, सी BR अम्बेडकर या डी दादा भाई नौरोजी। तो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से अटैम्प्ट ज़रूर कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देख लेते हैं इसका सही आंसर है डी दादा भाई नौरोजी। इन्होंने किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसी किताब में इन्होंने जो आकलन करा था भारत में गरीबी रेखा का। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है कि इनमें से क्या मतलब ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या कहलाता है। तो आपको स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, 4 स्टेटमेंट्स, इसमें से आपको देखना है कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है। तो पहली स्टेटमेंट है अ सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट ट्राई टू कीप एक्सचेंज रेट विद इन अ सर्टेन टारगेट अगेंस्ट अदर करेंसीज। यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें गवर्नमेंट
जो एक्सचेंज रेट होता है वो उसको एक टारगेट रेंज के अंदर रखने की कोशिश करती है दूसरे करेंसीज के मुकाबले। अगला स्टेटमेंट है, इसमें जो एक्सचेंज रेट होता है वो एक टारगेट रेंज के अंदर रखने की कोशिश करती है, नहीं करती है, अवॉइड, इसमें लिखा है अवॉइड, यानी नहीं करती है दूसरे करेंसीज के मुकाबले। सी जो है वो है उसमें एक सिचुएशन जिसमें जो गवर्नमेंट है वो एक्सचेंज रेट को एक सीमित रेंज में रखने की कोशिश करती है गोल्ड के मुकाबले, और जो आखिरी है उसमें वो सीमित रखती है करेंसी को, एक्सचेंज रेट को सॉरी, डॉलर के मुकाबले। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को समझाता है? तो आपका सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या है, दूसरी करेंसीज के मुकाबले वो एक्सचेंज रेट को मेंटेन रखने की कोशिश करती है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के 9 मई के शिफ्ट 1 के। इसके बाद से आपके शिफ्ट 2 के भी वीडियो आएगी, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको वीडियोस आसानी से मिल पाएँ। थैंक यू सो मच।